बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा द केमिकल शिफ्ट टेल्स हाउ फार द सिग्नल इज फ्रॉम द रेफरेंस सिग्नल। यहाँ पे बेसिकली जो हमने पढ़ना क्या है कि जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप उसमें स्पेक्ट्रोमीटर में मिलता है वो रेफरेंस सिग्नल से कितना दूर होगा, है ना। उसका रेफरेंस सिग्नल से कितना डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट के ज़रिए। तो जो मेन पॉइंट है वो हमने पढ़ना है कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो केमिकल शिफ्ट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि रेफरेंस कंपाउंड क्या होता है। जो रेफरेंस कंपाउंड होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इनर्ट, यानी कि इनर्ट रेफरेंस कंपाउंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट रेफरेंस कंपाउंड। एक सैम्पल ट्यूब लेंगे, सैम्पल ट्यूब जिसका हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना है, तो उसके अंदर हम लगाएंगे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इनर्ट रेफरेंस कंपाउंड। ठीक है, जो बेसिकली जो रेफरेंस कंपाउंड है ना, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो टीएमएस होता है, टेट्रा मिथाइल साइलेन। और ये हाईली वोलेटाइल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 26.5 डिग्री सेल्सियस। ये इजीली देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये इजीली एवेपोरेट हो सकता है। ये 26.5 है, तो इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल बाय एवेपोरेशन आफ्टर द एनएमआर स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम ले लिया है किसी कंपाउंड का, अब हमने उस कंपाउंड से इस रेफरेंस को रिमूव करना है ताकि हमारे पास वो कंपाउंड सही से हो ना, उसके अंदर ये रेफरेंस कंपाउंड वाला ना हो सिस्टम। तो हमने अगर उसको रेफरेंस कंपाउंड को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करना है तो इस रेफरेंस कंपाउंड को हमने एवेपोरेट कर देंगे, तो फिर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी रह जाएगा। तो वही उन्होंने बताया हुआ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस वजह से इजीली एवेपोरेट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट टीएमएस, टीएमएस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिथाइल प्रोटोन ऑफ टीएमएस इन अ मोर इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट देन आर जो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कार्बन की निस्बत जो मिथाइल के जो होता है ना, मिथाइल प्रोटॉन्स होते हैं, जो टीएमएस के जो मिथाइल प्रोटॉन होते हैं वो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन से ज़्यादा वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ज़्यादा शील्डेड होते हैं। तो इसी वजह से उनका जो रेफरेंस कंपाउंड जो होता है ना वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। ज़ीरो पे क्या, अगर हम टीएमएस का देखें तो वो ज़ीरो, क्योंकि ये ज़्यादा डी शील्डेड है तो इसको हम बेसिकली ज़ीरो पे रखते हैं, ज़ीरो पे ही होता है। अच्छा, प्रोटॉन आगे क्या लिखे, बिकॉज सिलिकॉन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसके अंदर जो टीएमएस के अंदर सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, वो क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के, इस कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होता है उसकी निस्बत टीएमएस वाला सिलिकॉन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितना वो ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है, वो कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो डी शील्डेड नहीं है, वो ज़्यादा शील्डेड है। उसके अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, कोई चीज़ उसको उसके इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग को कम नहीं करेगी, तो ज़ाहिरी सी बात है वो ज़्यादा मतलब कि इस तरफ होगा ना, अप फील्ड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हमारा मेन टॉपिक ही केमिकल शिफ्ट है। अभी हमने रेफरेंस कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होती है दूसरे नंबर पे। द पोजिशन एट विच अ सिग्नल अकर्स इन एन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। ऐसी पोजीशन जिस पे सिग्नल्स अकर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे एक सिग्नल आया, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4। ये जो स्केल यूज़ हुआ है ये क्या हो, मतलब किस पोजीशन पे सिग्नल अपेयर हुआ है उसको हम कहेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में, उसको हम कहेंगे केमिकल शिफ्ट। पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए कि इस 1.05 पे या 2 पे या 3 पे पोजीशन पे सिग्नल आया है, किस पोजीशन पे सिग्नल आया है उसको हम क्या कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट इज अ मेजर ऑफ हो फार द सिग्नल इज फ्रॉम द सिग्नल फॉर द रेफरेंस कंपाउंड।
यानी कि केमिकल शिफ्ट को कहाँ से मेजर किया जाता है, ज़ीरो से लेके आगे, ज़ीरो पे हम रेफरेंस कंपाउंड को रखेंगे टीएमएस को, और आगे उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि अच्छा यहाँ से लेकर टीएमएस से लेकर इस सिग्नल तक कितना डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम स्केल से फाइंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्केल क्या होता है, डेल्टा होता है। डिफाइन जीरो पोजीशन ऑन द डेल्टा स्केल, जो इस ज़ीरो पोजीशन पर जो होता है ना डेल्टा को रखा जाता है, यानी कि टीएमएस ज़ीरो पोजीशन पर टीएमएस को रखा जाता है, और फिर यहाँ से केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को आगे काउंट किया जाता है। अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द हर्ट्ज़, डिस्टेंस फ्रॉम द ये टीएमएस है, टीएमएस को सिग्नल जो होगा उससे हमने देखना है कि कितना डिस्टेंस है सिग्नल का। अब फिर देखना है कि हमने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, और हमने देखना है कि जो स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर लिया है वो किस फ्रिक्वेंसी का, कितने फ्रिक्वेंसी का है, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे है वो। और अच्छा यहाँ पे बात एक बताई गई है, वो ना 300 मेगाहर्ट्ज़ भी हो सकता है और 500 मेगाहर्ट्ज़ तक भी हो सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट की वो बताई गई हैं, फ्रीक्वेंसी बताई गई है। जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे ना डिटरमाइन करने के लिए एनएमआर के स्पेक्ट्रम को, उसका बताया गया है। अच्छा, फिर हम ये पढ़ेंगे मिथाइल प्रोटोन इज़ एट 1.05 ppm केमिकल शिफ्ट, ये बताई हुई है। ये वो एग्जाम्पल ली गई है इसकी, वन कहाँ गया, ये इस कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें जो मिथाइल प्रोटोन है ना उनका सिग्नल यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर मिथाइलिन प्रोटोन का सिग्नल, ये मिथाइलिन प्रोटोन है, इसका सिग्नल यहाँ पे शो किया हुआ है, और ये जो मिथाइल प्रोटोन है इसके सिग्नल यहाँ पे शो किया है। क्योंकि ये मिथाइल प्रोटोन जो है ना ये मतलब कम डीशिल्डेड है, ये मोर डीशिल्डेड है, ये ब्रोमीन के होने की वजह से ये ज़्यादा डीशिल्डेड हो गया, इसलिए इसका यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी जो है, अगर लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी है ना, लो फ्रिक्वेंसी इधर को ज़्यादा होती है। लो फ्रिक्वेंसी मतलब शील्डेड, सिग्नल हैव स्मॉल वैल्यू, आगे क्या हाई फ्रिक्वेंसी यानी डी शील्डेड, सिग्नल हैव लार्ज वैल्यू पीपीएम, डेल्टा पीपीएम, मतलब इनकी क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। अच्छा, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, हमने ये देखना है डेल्टा क्या है, केमिकल शिफ्ट जो इंडिपेंडेंट होती है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से। इसका मतलब क्या है, जो केमिकल शिफ्ट होगी ना, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, जो जिस चीज़ पे हम, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें हमने कैलकुलेट करना है केमिकल शिफ्ट को। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने के लिए, हमने इस इंस्ट्रूमेंट में देखा तो उसकी केमिकल शिफ्ट 1.05 थी, तो हम इसका पता क्या था, 300 मेगाहर्ट्ज़ का था। तो अगर हमने ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो 500 मेगाहर्ट्ज़ का था, तो हमने देखा कि ये जो केमिकल शिफ्ट है ना जिस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की जो केमिकल, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंपाउंड था जिसकी केमिकल शिफ्ट थी 1.05 पे एक सिग्नल आ रहा था, तो हमने जब इसका 300 मेगाहर्ट्ज़ वाले पे रखा, इंस्ट्रूमेंट में रखा, तो भी इसकी केमिकल शिफ्ट यही आई। तो जब हमने यही वाला कंपाउंड उठा के यहाँ पे रखा तो इसकी फिर केमिकल शिफ्ट यही आई। तो इसका मतलब कि केमिकल शिफ्ट डिपेंड नहीं करती कि इसको जितने मर्जी वाले मेगाहर्ट्ज़ वाले इंस्ट्रूमेंट में रखा जाए, ठीक है, इस तरह से वो इंडिपेंडेंट है। केमिकल शिफ्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एनएमआर स्पेक्ट्रम, ये बात वही लिखी हुई है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम के चेंज होने से, स्पेक्ट्रोमीटर के चेंज होने से कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। केमिकल शिफ्टर मिथाइल प्रोटोन 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, वो जो हमने पीछे पढ़ लिया है। अच्छा, हमने उसमें ये देखा था कि 1.05 ppm पर एक केमिकल शिफ्ट आ रही थी। हमने केमिकल शिफ्ट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हर्ट्ज़ ओवर मेगाहर्ट्ज़ है। तो हम हर्ट्ज़ को ऊपर रखेंगे और मेगाहर्ट्ज़ को नीचे रखेंगे, यानी कि हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय मेगाहर्ट्ज़ करेंगे। तो जब हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय मेगाहर्ट्ज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर 300 पे रखें या 500 पे रखें तो आंसर हमारे पास 1.05 ppm ही आएगा। केमिकल शिफ्ट रिपोर्टेड इन हर्ट्ज़, तो ये वही बात की गई है कि अगर 315 पे रखें इना 300 मेगाहर्ट्ज़, तो 515 पे रखें इना 500 मेगाहर्ट्ज़, इसको रखें अगर 525 ओवर 500 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.05। तो अगर 315 हर्ट्ज़ रखें और 300 मेगाहर्ट्ज़ रखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.05।
तो इस तरह से इसके चेंज होने इसका कोई असर नहीं है, मतलब कि अगर ये चेंज हो सकती है इस तरह से, मतलब कि ये जो केमिकल शिफ्ट होती है ना हर्ट्ज वाली, ये डिपेंड नहीं करती इस चीज़ पर, इंडिपेंडेंट होती है। तो ये नीचे इनके इन दोनों के आंसर सेम है। अच्छा, प्रोटोन इन इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट, प्रोटोन इन इलेक्ट्रॉन डेंस इन्वायरमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मतलब डी शील्डेड प्रोटॉन होगा, डाउन फील्ड होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, लार्ज डेल्टा वैल्यू होगी। इसी तरह प्रोटोन इन इलेक्ट्रॉन डेंस इन्वायरमेंट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये डी शील्डेड है तो ये शील्डेड होंगे, अप फील्ड होगी, लो फ्रिक्वेंसी होगी, स्मॉल डेल्टा वैल्यू होगी, इंक्रीजिंग डेल्टा वीपीएम होगी, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी होगी। तो आज के लेक्चर में यही कुछ था। हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा, रेफरेंस कंपाउंड के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि केमिकल शिफ्ट को कैसे फाइंड करते हैं और केमिकल शिफ्ट इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड नहीं करती ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर पर। और हमने ये देखा कि अगर प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंस इन्वायरमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, और उस अंदर फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।